नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, जिसका नाम है पछेती अंगमारी या लेड ब्लाइट। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टमाटर में बहुत सारी बीमारी का प्रकोप होता है, लेकिन पछेती अंगमारी या लेड ब्लाइट से नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। धीरे धीरे करके इन सभी बीमारी के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, ताकि आप इस बीमारी को अपने खेत में पहचान सकें। उसके बाद बात करेंगे इसके रोग कारक के बारे में। फिर हम देखेंगे इसकी महामारी के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन में यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। फिर हम बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, और आखिरी में हम ऐसे फंजीसाइड्स का नाम बताएंगे जो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथियों, सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में। लेड ब्लाइट के लक्षण पत्ते, तने और फल में दिखाई देते हैं। पत्तों में बीमारी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ज़्यादातर यह बीमारी पत्ते के किनारे से शुरू होती है, और इस प्रकार से यहाँ की कोशिकाएं मरने लगती हैं और यह हल्के भूरे रंग का हो जाता है। यह बीमारी बहुत ही जल्दी फैलती है और धीरे धीरे पूरे पत्ते को कवर कर लेती है, जिसके कारण से पत्ते की कोशिकाएं मर जाती हैं और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। धीरे धीरे यह बीमारी तने में भी फैल जाती है, जिसके कारण से तने इस तरह से भूरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भी कोशिकाएं मर जाती हैं। उसके बाद यह बीमारी फलों में फैल जाती है और फलों में इस प्रकार से सड़न पैदा करती है। इस बीमारी की सबसे खास बात यह है कि यह बीमारी बहुत ही जल्दी फैलती है और कुछ ही दिनों में पूरा पौधा मर जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। पौधों में यह बीमारी एक कवक से होती है, और कवक का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कवक एक स्पोरेंजिया बनाता है, और जो स्पोरेंजिया होता है इस प्रकार से नींबू के आकार का होता है। स्पोरेंजिया के अंदर में बहुत सारे जूस पोर्स बनते हैं, और ये जूस पोर्स हवा और पानी के द्वारा फैलते हैं और पौधे में बीमारी करते हैं। एक स्पोरेंजिया के अंदर में 30 से लेकर 50 जूस पोर्स होते हैं, इसीलिए यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलती है। अगर पौधे में एक भी दाग है तो कुछ दिनों के बाद लाखों की संख्या में इस प्रकार से जूस पोर्स बनेंगे, और ये हवा और पानी के द्वारा फैलकर बीमारी को फैलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी महामारी के बारे में। ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसके कारण से यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। तो इसके लिए चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 90% से ज़्यादा आर्द्रता, बदली का मौसम और हल्की हल्की बारिश। अगर ज़्यादा सघन खेती किए हैं, पौधे से पौधे के बीच में दूरी कम है, और हमारा जो खेत है उसमें जल निकास की सुविधा अच्छी नहीं है, तो यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। इसके लिए हमें समन्वित प्रबंधन तकनीक अपनाना चाहिए। समन्वित प्रबंधन वह प्रबंधन विधि है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक प्रबंधन की विधियों को अपनाते हैं। जैसे कि हमें हमेशा प्रतिरोधी किस्म का ही उपयोग करना चाहिए। लेड ब्लाइट के लिए एक वैरायटी है जिसका नाम है अर्का अभेद। इसमें इस बीमारी का प्रकोप सबसे कम होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर लेड ब्लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, हमें उस जगह पर इस किस्म को लगाना चाहिए। हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खाद में रोग कारक के प्राकृतिक शत्रु की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें कार्बनिक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लेड ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें ऊंची नर्सरी लगानी चाहिए। ऊंची नर्सरी लगाने से पौधों के बीच में पानी नहीं रुकता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस तरह से गड्ढों से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा करने से यह बीमारी कम आती है। हमें ओवरलैपिंग फसल नहीं लेना चाहिए। जैसे कि यह हमारा खेत है जिसमें हमें अभी टमाटर उगाना है, लेकिन अगर हमारे बगल वाले खेत में
पहले से ही टमाटर लगा हुआ है और वहाँ पर यह बीमारी आती है और हम फिर भी अपने खेत में टमाटर लगाते हैं, तो यहाँ के रोग कारक हमारे खेत में आ जाएंगे और फिर बीमारी जल्दी आएगी और ज़्यादा मात्रा में आएगी। तो हमें इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ओवरलैपिंग करने से रोग कारक साल भर हमारे खेत में उपस्थित रहते हैं, जिससे इसका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। हमें फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। बार बार हमें एक ही खेत में टमाटर की फसल नहीं लेना है और साथ ही साथ हमें आलू के बाद टमाटर या टमाटर के बाद आलू भी नहीं लेना है, क्योंकि यह बीमारी आलू और टमाटर दोनों में आती है। इसीलिए हमें फसल चक्रण के उद्देश्यों को अपनाना चाहिए। हमें पौधों को एक निश्चित दूरी में लगाना चाहिए। अगर हम पौधों को ज़्यादा ही पास पास में लगाएंगे तो फसल के आसपास के वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण से यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। हमें टमाटर की खेत में स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने खेत में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए और टमाटर लगाने से पहले भी जो भी घास फूस है, पुराने फसल के अवशेष हैं, उसे हटा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें फसल को लगाना चाहिए। ऐसे खेत जिसमें इस प्रकार से साफ सफाई होती है, वहाँ पर यह बीमारी कम आती है। हमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत की गहरी जुताई करने से जो भी रोग कारक मिट्टी में उपस्थित होते हैं, वे सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। हमें जैविक कवकनाशी जैसे कि ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, इन सब का उपयोग करना चाहिए। जो भी जैविक कवकनाशी होते हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, उसका हमें 3 बार उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले उसके द्वारा बीज का उपचार करना चाहिए, दूसरा इनसे जड़ का भी उपचार करना चाहिए और तीसरा इसका पत्तों में स्प्रे करना चाहिए। अगर हम जैविक कवकनाशी का उपयोग इन तीनों अवस्थाओं में करेंगे तो हमारे खेत में बीमारी बहुत ही कम आएगी। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे करें, इसको हम पानी में कैसे मल्टीप्लाई करें, इससे बीज उपचार कैसे करें, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो के लिंक हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। हमें अपने खेत में कम सिंचाई करनी है और साथ ही साथ अच्छे जल निकास की सुविधा को बनाए रखना है। ऐसे खेत जहां पर कम सिंचाई करते हैं और जहां की जल निकास की सुविधा अच्छी होती है, यह बीमारी कम आती है। तो साथियों, अब हम बताएंगे ऐसे कवकनाशी के बारे में जिसका उपयोग करके इस बीमारी के प्रकोप को कम कर सकते हैं। साथियों, अभी हम आपको बहुत सारे केमिकल का नाम बताएंगे, लेकिन जो आपको उपलब्ध है आप उसका स्प्रे इस बीमारी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एजॉक्सिट्रोबिन 23% SC। अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 1 ml प्रति लीटर की दर से इसको स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 एकड़ का खेत है तो इसके लिए आपको चाहिए 200 से 250 लीटर पानी और लगभग 200 से 250 ml ये दवाई कैप्टान 50%। इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। मेनकोजेब 35% SC, इसका भी आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। मेंडिप्रोपेमाइड, इसका आप 0.8 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। डाइमेथोमॉर्फ और एमिटोक्ट्रेडिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी आप 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एजॉक्सिट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, इसका कॉम्बिनेशन है, इसका आप 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एजॉक्सिट्रोबिन और मेनकोजेब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका आप 1.5 ग्राम या फिर 1.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फेमोक्सेडोन और साइमोजेनिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका आप 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और क्रिसॉक्सिम मेथाइल 18% और मेनकोजेब 54%, इस कॉम्बिनेशन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यह पाउडर के फॉर्म में आता है, इसीलिए आप इसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।